ગુડ ઇવનિંગ. ગુજરાતી ભાષા અને ગુજરાતી સાહિત્યની વાત થયા પછી નેક્સ્ટ સેશન ઇઝ ऑल अबाउट गुजरात नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा. गुजरात में रहने वाले लोगों को तो पता ही है कि गुजरात में कितनी अच्छी वैविध्यसभर जगहें हैं, अपना वारसा, हेरिटेज, और यहाँ पे जगह जगह पे जाने के बाद आपको पता चलता है कि लोगों की शैली कैसी है. आज के इस सेशन में मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ रौनक राणा जी को. रौनक राणा is an assistant general manager at अतुल्य वारसो based in गांधीनगर गुजरात. और सोमराज सिंह जाला, महाराज ठाकुर साहेब ऑफ सायला, currently running a heritage homestay called All Bell Guest House located between Ahmedabad and राजकोट. मनीष वैद्य सर को मैं इनवाइट करूंगी मंच पे आने के लिए, जो डायरेक्टर है अतुल्य वारसो और फाउंडर है लोरिस एसोसिएट्स. और आप सब जो यहाँ पे मौजूद है, गुजराती और नॉन गुजराती, सबको इस सेशन में गुजरात के बारे में कई सारी बातें और झांकियाँ जानने को मिलेगी. सेशन की शुरुआत करते हैं.
નમસ્કાર. એક પ્રશ્ન પૂછવા માંગીશ. ગુજરાતી ફાવશે બધાને? ફાવશે ને? કોઈને ના ફાવતી હોય તો કહેજો પ્લીઝ. ओके हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं. स्वागत है आप सभी का. गुड इवनिंग. नवरात्रि इफेक्ट दिख रही है. आज का जो टॉपिक है, गुजरात नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा. हमारे साथ दो सीनियर और एक्सपीरियंस्ड पैनलिस्ट हैं, श्री सोमराज सिंह झाला सर और मनीष वैद्य जी. सर की बहुत अच्छी होम स्टे है. होम स्टे का सब्जेक्ट हम जानेंगे सर से कि होम स्टे क्या होता है, इको टूरिज़्म. और सर 150 ईयर्स ओल्ड उनकी प्रॉपर्टी है साइला में, और उनकी LRK में भी एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, और अंबिका गेस्ट हाउस नाम से भी एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है उनकी सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में. तो बहुत ओके डिस्ट्रिक्ट में है. तो सर के साथ हम जानेंगे कि इको टूरिज़्म और होम स्टे का जो सब्जेक्ट है, उसका जो टॉपिक है वो क्या है, कैसे काम करता है. और टूरिस्ट जैसे बाहर से कोई आता है, गुजरात के बाहर से कोई आता है, ज़्यादातर गुजराती को भी पता नहीं होता कि यहाँ पे एक छोटा सा टाउन है, वहाँ पे एक होम स्टे है बहुत अच्छा, कि आप वहाँ पे उनके साथ रहकर भी उनकी जो लाइफस्टाइल है, उनका कल्चर है, उनका ट्रेडिशन है, वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं. मनीष वैद्य जी है हमारे साथ. वो वाइल्ड लाइफ एजुकेशन में 30 साल से काम कर रहे हैं, और उनकी वो एक बहुत अच्छी जगह पे काम करते हैं, सेरेनिटी. वहाँ पे वो हर रोज़ स्कूल के बच्चों को नेचर एजुकेशन देते हैं. तो वहाँ पे बर्ड्स की जो लाइफस्टाइल होती है, हमारे जो बटरफ्लाइज होती है उनकी जो लाइफ साइकिल होती है, वहाँ पे स्नेक्स भी है, वाटर बॉडी है एक छोटा सा, पेड़ क्या होता है, उसकी लाइफ साइकिल कैसी होती है, तो उसका एजुकेशन वो बच्चों को बताते हैं. और आई थिंक सर કેટલા બાળકો અત્યાર સુધીમાં મોર દેન 10,000 સ્ટુડન્ટ્સ એમણે વાઇલ્ડ લાઈફ એજ્યુકેશનમાં, અને રોજે એમના દરેક બાળકો, દરેક સ્કૂલ અને ગુજરાતમાંથી, ગુજરાત બહારથી પણ ઘણા લોકો જોડાતા હોય છે. તો સોમરાજસિંહ ઝાલા સરને સર પ્રશ્ન પૂછીશ કે ઇકો ટુરિઝમ શું હોય, અને ગુજરાત કે જે ઇન્ડિયામાં આપણે ગુજરાતને શું વિશેષ બનાવે છે. इको टूरिज़्म वो होता है जो मतलब कि एक तरह से सेंसिटिव वे में जो भी इकोलॉजी है, जो हम लोग टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं और जो समझते नहीं हैं, और जब टूरिज़्म या कोई भी दूसरी एक्टिविटी होती है तो नॉर्मली बिना केयर किए ये जो चीज़ है, जो हम लोग को एक मतलब वारसागत हम लोग को मिली हुई है, और जो जब से ये अर्थ बना है या जो भी इसकी हिस्ट्री है, आदि और अंत के बीच में जो हम आज बैठे हुए हैं, इसको सेंसिटिवली अगर लेकर हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, खासकर आज का सब्जेक्ट टूरिज़्म है, तो उसको केयर करके, उसको बचा के, उसको समझ कर और आगे के लिए किस तरह से हमको प्रिजर्व करना है. अगर इस तरह से हम टूरिज़्म एक्टिविटी करते हैं तो उसे हमें टूरिज़्म को हमें इको टूरिज़्म बोला जाएगा हमसे. थैंक यू सर. और एक दूसरा प्रश्न उसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा कि गुजरात में बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस है. हमने जब वीडियोस देखे, इको टूरिज़्म है, बीचेस है, स्पिरिचुअल डेस्टिनेशंस है, माउंटेन्स है, वाइड रेंज ऑफ टूरिस्ट प्लेसेस है. तो इंडिया में गुजरात क्यों विशेष है, उसके बारे में थोड़ा बताइए ना प्लीज़. गुजरात एक बहुत डाइवर्स जगह है. यहाँ पे आपको डेजर्ट, सेमी डेजर्ट से लेकर एक सॉल्ट फ्लैट्स जो हैं, जो रन बोलते हैं, जो कहीं यहाँ पे भारत में कहीं और नहीं मिलेगा. आपको अमेरिका में ऊटा बोल के जगह है, दूसरी कुछ जगह हैं वर्ल्ड में वहाँ मिलेगी. बीचेस, सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है हमारी यहाँ पे गुजरात में, तो आपको अच्छी बीचेस मिलते हैं. हमको यहाँ पे आपको सिंह देखने को मिलता है, जो कहीं और इंडिया में एशियाटिक लायन नहीं दिखेगा, वो यहाँ पे आपके लिए मौजूद है. यहाँ पे लिटिल रन ऑफ कच्छ में आपको देखने को मिलेगा वाइल्ड एस. वो भी एक यूनिक चीज़ है, वो कहीं नहीं है.
425 बर्ड्स की प्रजातियां यहाँ पे हैं जो दूसरे जगह में आपको कम देखने को मिलेंगी। यहाँ पे लोग सेंसिटिव हैं और आपने देखा होगा कि दाना वाना सब देते हैं और इस वजह से कुछ प्रोटेक्शन का भी सिलसिला अच्छा है हमारे लिए। और इनके अलावा बहुत कुछ चीज़ें हैं गुजरात में, डाइवर्सिटी इतनी है कि आप देखिए हमारा जो एंशिएंट टाइम से आप ले लीजिए जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो उनकी बड़ी साइट कच्छ में धोलावीरा करके है, एक पोर्ट है जो लोथल करके यहीं आपके नज़दीक ही है। ये दो चीज़ से लेकर और बाकी की जो डाइवर्सिटी है वो तो ही है। यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स आपको मिलेंगे, अलग अलग काल में आपको अलग अलग चीज़ें जो प्रिजर्व होकर देखने को मिलेगी। कोई स्टेप वेल्स मिलेंगे, कुछ मंदिर मिलेंगे, कुछ यूनिक टाइप की पुरानी इमारतें देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा बहुत कुछ है गुजरात में। इनफैक्ट गुजरात नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, जो अपना जो स्लोगन है, इसी की तरह जो हमारे हेरिटेज होटल का एसोसिएशन है, उन्होंने एक स्लोगन बनाया है कि पहले गुजरात देखो। क्यों? अब आप पूछेंगे क्यों पहले गुजरात देखो। मैं आपको बताऊं कि जो गुजराती हैं पूरे इंडिया में दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रैवलर्स, ऑल्सो दे आर मनी ट्रैवलर्स। बट हमारे यहाँ क्या है, आप किसी को पूछ लीजिए, आपके घर में पूछिए या कि आपके पड़ोस में किसी को पूछिएगा तो वो ज़्यादा आपको राजस्थान के बारे में बताएगा या किसी और देश के बारे में बता देगा, लेकिन उसको खुद गुजरात के अंदर क्या है वो ही नहीं मालूम है। तो हम लोग ने ये अब इनकरेज करना की कोशिश हम कर रहे हैं कि सारे के सारे जो गुजराती हैं उनको कुछ इंसेंटिव दिया जाए या उनको अवेयरनेस क्रिएट की जाए, ताकि ये जो डाइवर्सिटी जो हमारे यहाँ है उसको सारा पहले खुद एक दफ़े देखें तो सही। थैंक यू। सर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हम गुजराती मतलब हमें बाहर के डेस्टिनेशन के बारे में ज़्यादा पता होता है कि इजिप्ट में पिरामिड है, पेरिस में आईफिल टावर है, चांद पे डाग है, बट हमें ये पता नहीं होता कि हमारे आसपास क्या है। हम जहाँ रहते हैं वो अहमदाबाद है, तो अहमदाबाद का मैप कैसा है, पुराना अहमदाबाद कैसा था। अहमदाबाद इंडिया का फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है, तो हमने वो वर्ल्ड हेरिटेज सिटी क्यों है वो देखने के लिए हम जाते ही नहीं, क्योंकि हम अहमदाबाद में रहते, ये रूटीन है हमारे लाइफ। हम बाहर जाते हैं। तो हमने हमने एक अच्छा सा इनिशिएटिव शुरू किया है, हेरिटेज एजुकेशन। तो हम स्टूडेंट्स को, कॉलेज या और स्कूल स्टूडेंट्स को हेरिटेज के बारे में बताते हैं कि हमारे आसपास में ही बहुत सारे हेरिटेज प्लेसेस है। जैसे हमारे आसपास बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो हम देखते नहीं कि वो पेड़ कैसा है, कौन सा है, कितना पुराना है, उसमें फल कैसे आते हैं, फल कौन से कलर से आते हैं, कौन सी सीज़न में आते हैं। तो ये पूरा हेरिटेज एजुकेशन है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि अहमदाबाद सिटी में 26 से ज़्यादा स्टेपवेल्स है। हमें अगर मैं आप सबको पूछूं तो आपको पता होगा पाटन की रानी की वाव, अडालत स्टेपवेल, उसके अलावा ज़्यादा नाम नहीं आएगा। अगर अहमदाबाद सिटी के अंदर ही 26 से ज़्यादा स्टेपवेल्स हैं। अडालत स्टेपवेल के पास ही 2 स्टेपवेल और है 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। तो ये सब हमारे हेरिटेज एजुकेशन में ही आता है। और दूसरा है वाइल्ड लाइफ, जो कि उसके साथ ही उसका जो सपोर्ट सिस्टम है हमारा वाइल्ड लाइफ, जैसे हमारे बर्ड्स है, हमारे एनिमल्स है, हमारे जो इंसेक्ट्स है, ये सारे वाइल्ड लाइफ टूरिज्म में आता है, उसको कंजर्व करना चाहिए। तो मनीष सर से मैं पूछना चाहूँगा कि सर इको टूरिज्म ये क्या होता है और उसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं और कौन कौन सी साइट्स हम देख सकते हैं कि हम ज़्यादा उसमें जान सकें। थैंक यू। इको टूरिज्म जो मैं मानता हूँ एक गुजराती में एक વિવેકપૂર્વક અને એક રિસ્પોન્સિબિલિટી જાતે જો તમે જે ટુરિઝમ કરો છો એને ઇકો ટુરિઝમ કહેવી શકાય। અને ઇકો ટુરિઝમની સાઇટ્સ અત્યારે જે વન વિભાગે અને ગુજરાત
ટુરિઝમે જે ડેવલપ કરી છે આશરે ગુજરાતની અંદર 20 થી 25 જેટલી સાઇટો છે, જેમાં મહલ છે ડાંગની અંદર, જેસોરની અંદર એ લોકો કરે છે, પદમ ડુંગરી છે, ઘણી બધી સાઇટો આ લોકોએ ડેવલપ કરી છે. પણ મેઇન એનું કારણ છે જે ઇકો ટુરિઝમ એટલા માટે પણ વધારે એને પ્રાધાન્ય આપવું જોઈએ કે એમાં લોકોનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ હોય છે, લોકલ લોકોનું. હું એક્ઝામ્પલ આપું કે જો તમે ગીરની અંદર જાઓ છો, મારા ઘણીવાર આ અનુભવો છે કે ગીરની અંદર જાઓ છો તો તમે 10 વિઝિટ કરો તો તમને એકવાર ઘણીવાર લાયન જોવા નથી પણ મળતો. તો તમે એવું તમારા ટુરિસ્ટને કાં તો તમારા ગેસ્ટને એવું શું તમે બતાવશો? આખું તમે ગીરનું ચિત્ર તમે એને કેવી રીતે બતાવશો કે એના સેટિસ્ફેક્શન થાય, કે એના ટૂર માટે એ સેટિસ્ફેક્શન થાય? ગીરમાં જઈને સિંહ જોવો એનું પ્રાયોરિટી હોય, પણ એ સિવાય તમે એની જે 7 નદીઓ છે, એના બર્ડ્સ છે, એના ફ્લોરા ફોના, એના મેડિસિનલ પ્લાન્ટ્સ છે, કાં તો હર્બીવરસ છે, આ બધું તમે દેખાડી શકો. ત્યાં ઘણીની જે કોમ્યુનિટી છે, જે લોકો ધમાલ કરાવે છે, ત્યાં સીધી લોકો જે લોકો રહે છે, એ લોકોના તમે ફોક ડાન્સ તમે બતાવી શકો. તો ઘણીવાર તમે ગેસ્ટને કઈ રીતે સાચવશો, કાં તો ગેસ્ટને કઈ રીતે તમે એક એજ્યુકેશનલ ટૂર કરાવશે, બહુ મહત્ત્વનું છે. કારણ કે એઝ એ ટ્રાવેલ એજન્ટ તરીકે કાં તો હું જો ઓર્ગેનાઇઝ કરતો હોય ટૂર, તો મારી જોડે ઓપોર્ચ્યુનિટી છે કે મારી જોડે ઘણા બધા લોકો જોડાતા હોય, અને એ ઓપોર્ચ્યુનિટીનું કઈ રીતે એન્કેશ કરીશ, કે એમને એક અવેરનેસ કઈ રીતે ક્રિએટ કરીશ વાઇલ્ડ લાઈફ ઉપર, કાં તો એના હેબિટાટ ઉપર, કાં તો એક સંરક્ષણ માટે. તો આ બહુ મહત્ત્વનું છે કે તમે ઇકો ટુરિઝમ કઈ રીતે કરો છો. હું એક એક્ઝામ્પલ આપું છું. અમે લોકો સુંદરવનની અંદર એક દર વર્ષે એક અમે ગ્રુપ લઈ જઈએ છીએ, જેમાં મોસ્ટલી જે લોકો વધારે જેને ઇન્ટરેસ્ટ હોય એ લોકોને લઈ જાય છે. અમે એવું નથી કે ભાઈ બધા લોકોને લઈ જઈએ, અને એની સંખ્યા ફક્ત 20 જ અમારી બેચની હોય છે. તો અમે ત્યાં જે ઇકો ટુરિઝમ કરીએ છીએ એમાં ત્યાંના સ્થાનિક લોકોને ઇન્વોલ્વ કરીએ છીએ. અમારો બોટમેન પણ ત્યાંનો હોય, અમે ફોક ડાન્સ પણ ત્યાંના લોકોને કરીએ છીએ. કદાચ અમદાવાદના લોકોને ત્યાં ખીચડી કઢી ખાવું બહુ ગમે, પણ સાથે સાથે અમે ત્યાં એક ટ્રેડિશનલ ડીશ જેની લોકલ ડીશ છે એ પણ ત્યાં અમે પીરસીએ છીએ, અને લોકલ લોકોના ત્યાં વિઝિટ કરાવીએ છીએ. એની રહેણી કરણી કેમ છે, સુંદરવનની આખી ઇકોલોજીમાં એ લોકો કઈ રીતે એના એક્ઝિસ્ટિંગ તરીકે રહે છે, જે સહ અસ્તિત્વની વાત છે. તો માણસ અને જે એના હેબિટાટ છે, કાં તો વન્ય પ્રાણીનો આવાસ છે, એનું સહ અસ્તિત્વ કઈ રીતે માં એ લોકો રહે છે એ બતાવવું બહુ જરૂરી છે. તો હું ફરીથી કહું છું કે એઝ એ ટૂર ઓર્ગેનાઇઝર તરીકે હું આ બહુ ધ્યાન રાખીશ કે એ લોકોને બીજા એન્ટરટેનમેન્ટ નહીં કરાવું, એને ડીજે નહીં કરાવું, પણ એના બદલે એને ફોક ડાન્સ આપીશ, લોકલ ડીશ આપીશ, બર્ડ વોચિંગ કરાવીશ. આ બધું કરાવશો તો એક સારું ટુરિઝમ થશે, અને તમારી એ ટૂરની જે વેલ્યू છે એ વધી જશે. थैंक यू सर. इस पे ऐड ऑन करना एक प्रश्न ऐड करना चाहूँगा कि सर गुजरात में ऐसी कोई साइट्स है, जैसे आपने सुंदरवन का एग्जांपल दिया, तो गुजरात में ऐसी कौन कौन सी साइट्स है जिसमें हम कम्युनिटी के साथ एंगेज कर सकते हैं, उनका कल्चर देख सकते हैं, उनका ट्रेडिशंस हम एंजॉय कर सकें? मैंने अभी बताया कि गुजरात के अंदर कम से कम 20 साइट्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रेडी करके रखी है जो चल रही है, और करीब वो सारी साइटें फॉरेस्ट एरिया के अंदर है. मैंने फिर से बोलता हूँ, अगर आप नल सरोवर में जाएंगे तो भी वहाँ पे ईडीसी है. ईडीसी का मतलब इको डेवलपमेंट कमेटी. आज से 20 साल पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक तय किया था, और काफ़ी डिबेट होने के बाद ये तय हुआ है कि जब भी हमको फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करना है तो सिर्फ हम पॉलिसी और लॉ के ऊपर हम लोग फोकस नहीं करेंगे, लेकिन कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व करेंगे. तो जो कम्युनिटी वहाँ पे रहती है, जो पेरिफेर एरिया के अंदर, उनका पहले वहाँ पे अधिकार है टूरिज़्म करने का या उनको हॉस्पिटैलिटी देने का. तो ये कुछ रफली आइडियाज़ के साथ 20 साल पहले ईडीसी का क्रिएशन हुआ था, और काफ़ी जगह पे है. आप अगर पोलो में जाइए तो पोलो में भी है,
जैसोर में है, गिर के अंदर भी हैं। तो बेसिकली आइडिया ये है कि एक तो वहाँ पे अगर हो सके तो होम स्टे बनाना है ताकि लोकल लोग उन के वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी दे और उनको कुछ अर्निंग हो। लोकल फूड वो लोग प्रोवाइड करेंगे क्योंकि वहाँ पे फैंसी फूड ना देके जो भी जगह है वहाँ पे अगर लोकल फूड प्रेसेंगे। तीसरी बात है वहाँ पे लोकल गाइड्स भी होंगे, क्योंकि मैं एग्जांपल दूँ, अगर मैं जैसोर जाता हूँ तो जैसोर का कोई गाइड होगा, वहाँ का लोकल युवान होगा, तो अगर वो जितना हमको गाइडिंग अच्छी तरह से कर सकेगा वो दूसरा कोई नहीं कर सकता है। तो वो हमारे वहाँ की जो धरोहर है, वहाँ के बर्ड्स हैं, वहाँ की नदियाँ हैं, वहाँ के झरने हैं, वो सारा हमको एक्सप्लेन अच्छी तरह से कर सकता है। तो हमको एक एजुकेशन मिलेगा और उसके सामने उसको कुछ पैसा मिलेगा, क्योंकि ये काम फ्री नहीं होता है। तो उसको जो भी हम लोग फीस देंगे उसमें से वो अर्न करेगा। लोकल लोगों को अगर उसमें से अर्निंग जब मिलेगा तो उसका इंटरेस्ट कंजर्वेशन में और बढ़ जाएगा, क्योंकि वो खुद अपनी संपत्ति मान के उसको बचाएंगे, वो जंगल को बचाएंगे। वहाँ पे अच्छे इन्फॉर्मर होंगे, अगर कोई पोचर्स है या तो कोई लकड़ी काटने वाला आ गया है तो वो तुरंत वहाँ पे लोकल जो भी अथॉरिटी उनको बताएंगे। तो इको टूरिज्म की ये मजा है कि आप लोकल लोगों को इन्वॉल्व करके कैसे एक कंजर्वेशन का काम भी कर सकते हैं और एक अवेयरनेस का काम भी कैसे कर सकते हैं। थैंक यू सर। हमारी जो लाइफस्टाइल है अभी वो बहुत हम बिजी हो गए, तो उसमें हमें सिर्फ वीकेंड्स मिलते हैं हमारी फैमिली के साथ एंजॉय करने में, और हमारे पास सिर्फ 1-1.5 दिन होता है कि आसपास घूम सके, तो ज़्यादा हम दूर नहीं जा सकते। तो ज़्यादातर लोग ये सर्च करते हैं कि अहमदाबाद या किसी सिटी के आसपास कोई ऐसी जगह है कि हम एक्सप्लोर कर सके, जो कि ना मतलब बहुत कम लोग जाते हो और हम अपना फैमिली टाइम एंजॉय कर सके। तो अहमदाबाद के आसपास 1-2 जगह हमने आइडेंटिफाई की है, जो कि है गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट में दहगाम तालुका है। वहाँ पे 3 साइट है कि एक कंथारपुर वड करके है, वो सर एक बहुत अच्छा बनियान ट्री है जो कि अंदाजन 450 साल पुराना है। हम कबीरवड़ को जानते हैं कि कबीरवड़ सबसे पुराना बनियान ट्री है हमारे गुजरात में, पर उससे सेकंड लेवल पे ये बनियान ट्री आता है, जो कि अभी गुजरात टूरिज्म और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात उसको डेवलप करी एज एन टूरिज्म स्पॉट, क्योंकि वो बहुत इको टूरिज्म को बहुत सपोर्ट करता है। आप सर इवनिंग में जाएंगे वहाँ पे तो आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे हजारों बर्ड्स, बहुत सारे बंदर, वाइल्ड लाइफ वो वहाँ पे आश्रय लेते हैं, उनको घर है वो। तो बहुत सारी साइट्स है जो कि हम अहमदाबाद के आसपास एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अहमदाबाद के आसपास एक अहमदाबाद से नज़दीक हम बहुत अच्छा हेरिटेज, वाइल्ड लाइफ और इको टूरिज़्म को एक्सप्लोर करना हो तो सबसे अच्छी जगह है सुरेंद्र नगर, जिसको गेटवे ऑफ सौराष्ट्र भी बोलते हैं। तो झाला सर से मैं विनती करूँगा सर, कुछ ऐसी जैसे कल्चर है, हेरिटेज है, LRK भी सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट में है, तो उसके बारे में कुछ बताइए जिसे लोग जान सके। और ऐसी साइट्स बहुत सारी है, हेरिटेज साइट्स, जिसको हमें लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसी साइट्स भी गुजरात के अंदर हैं, तो उसके बारे में आप बताइए प्लीज़। आपने LRK बोला, ऐसी साइट तो वहाँ ही है, सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट में आती है, और यूनिक साइट है इन द सेंस कि जैसे कि लिटिल रन ऑफ कच्छ के नाम से प्रसिद्ध है LRK, नोबडी नोज व्हाट इट मीन्स। एंड उस हैबिटेट को देखने के लिए और उसको एक्सपीरियंस करने के लिए एक अलग ही दृश्य मिलता है। नज़दीक है यहाँ से, तो अपने लोग यहाँ से तो आराम से वहाँ जा सकते हैं। 1 नाइट 2 नाइट अगर आप निकाल सकते हो तो बहुत बढ़िया जगह है। वहाँ पे वाइल्ड लाइफ जो है, जो कहीं देखने को नहीं मिलेगा आपको, वहाँ देखने को मिलता है। उसके अलावा वहाँ रैप्टर्स हैं, बर्ड्स हैं, और जो लोकल हैबिटेट है और जो लोकल वहाँ की कम्युनिटीज़ जो रहती हैं, उन लोगों की थोड़ी हैंडीक्राफ्ट्स है, कोई चूड़ियाँ बनाते हैं कुछ मीर लोग। उसके अलावा वहाँ पे जो सॉल्ट हम लोग रोज़ खाते हैं अपने खाने में, मीठું જે કહેવાય છે અહીંયા, એટલે એ મીઠું પણ એનો પ્રોડક્શન यहाँ થાય છે। And in a non-veg item, though we are not very familiar with non-veg, but this is, ये वर्ल्ड फेमस है जो ये प्रॉन बोल के जो झींगा बोलते हैं,
ये जो स्पेशल हैबिटेट है जिसमें ये आपका समुद्र का पानी और जो रेन वाटर होता है वो सब लो लाइन एरिया और ब्रैकिश बिकॉज ऑफ द सॉल्ट प्रोडक्शन एट्सेट्रा, उसमें जो एक हैबिटेट बन जाता है, उसके अंदर जो नेचुरली जो प्रॉन का प्रोडक्शन होता है दैट इज़ वर्ल्ड क्लास। और वो मतलब जो खाता है वो खाता है। और एक इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, सर ने अभी बताया था आपको नल सरोवर सब ये समझते हैं कि इट इज़ ओनली लिमिटेड टू सानन। दैट इज़ नॉट द फैक्ट। 114 square kilometers is the spread of the Nal Sarovar. A lot of that area is towards Viramgam, beyond that into Surendranagar district, into Katechi, Ranagad, towards Limidi side, and then that whole thing continues and comes towards Sanan again back this side after Bagodra. वहाँ पे मालधारी कम्युनिटी रहती है एंड उनका जो इकोसिस्टम है वो पूरा इट इज़ बेस्ड एंटायरली ऑन द नल सरोवर. सो टू एक्सपीरियंस एन इवनिंग और स्पेंड द एंटायर डे विद द मालधारीज, दे आर कीपिंग देयर बफलोज. और जो ग्रास वहाँ पे नेचुरली उगता है उसका टेक्निकली नाम मुझे नहीं पता, सर शायद आपको बताएंगे. और उसी में उनका मिल्क प्रोडक्शन होता है. वो किस तरह से उनका रहन सहन है वो आपको एक होम स्टे मतलब रात नाइट हॉल्ट करना है तो आराम से वो अपना आपको पूरा बिछा के आपको एक छोटे टापू के ऊपर में आपको रहने का भी अरेंजमेंट कर सकते हैं. बट अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ यू जस्ट गो इन द मॉर्निंग एंड स्पेंड द एंटायर डे विद देम एंड हैव देयर टी, देयर फूड, देयर छाछ, माखन, घी एट्सेट्रा, it is an experience which is world class. And this is something which I will recommend to all of you. This is also part of the Surendranagar district. Apart from that, there is another community which lives there which is called Padhars. उनका जो डांस है जैसे सर ने बताया आपको वहाँ धमाल होता है in Gir, which is the African tribes which have come in and settled down here, become residents. उसी तरह से जो पढ़ार हैं उनका भी डांस होता है कुछ बड़ा लंबा चौड़ा इंटरेस्टिंग है. तो दैट इज़ ऑल्सो अनदर थिंग. उनका कपड़ा पहरावेश जो है वो एकदम अलग ही है. दे आर वेरी कलरफुल. अनदर ट्राइब टू बी विथ. इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन यू कैन गो फॉर अ बोट राइड एंड दे विल डू द फिशिंग एंड दे विल इमीडिएटली प्रिपेयर द फूड फॉर यू ऑल्सो. थैंक यू. थैंक यू सर. अभी सर ने बताया कि वाइल्ड लाइफ के बारे में मनीष वैद्य जी से ज़्यादा जानेंगे कि सर अभी विंटर आ रहा है तो बहुत सारे माइग्रेटिंग बर्ड्स गुजरात में आएंगे. तो ऐसी कौन सी स्पीसीज़ है या फिर ऐसे कौन से एनिमल्स है जो कि हम जानते नहीं उसके बारे में, या फिर वो बहुत रेयर है और उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, और अगर हमारे आसपास वो दिखे तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए उसके बारे में? एक तो विंटर के अंदर ज़्यादा माइग्रेशन हम लोग सारे लोग जानते हैं कि फ्लेमिंगोज जो आते हैं और एक पेलिकन हैं, बहुत सारे दूसरे भी आते हैं. अमूर फाल्कन आता है, फिर हैरियर्स बहुत आते हैं. अगर आप वेलावदर गए हैं तो वेलावदर में 7 स्पीसीज हैरियर की वहाँ पे आती है जो रैप्टर्स हैं. लेकिन हम लोगों को ये कभी कभी मालूम नहीं होता है कि जो फ्लेमिंगोज आते हैं वो हमारा स्टेट बर्ड है, ग्रेटर फ्लेमिंगो. तो उसमें दूसरी भी एक मैं बात इंटरेस्टिंग ये करूं कि ये जो माइग्रेशन चलता है उनका, ये विंटर में क्यों चलता है. उसका रीज़न ये है कि विंटर में जो वहाँ से जो आते हैं उनका नेटिव, वहाँ से उनका पूरा स्नो से पूरा लैंड ढक जाता है. तो उसको 2 बात की यहाँ पे उसको ज़रूरत मिलती है. एक तो उसको वार्म जगह मिलती है इंडिया के अंदर, वहाँ पे बहुत स्नो होता है तो ज़्यादा ठंडी की वजह से वो माइग्रेशन वार्म्स एरिया में करते हैं. और दूसरा वहाँ पे स्नो काफ़ी होने की वजह से उनको फूड में बहुत दिक्कत आती है, तो फूड के लिए भी ये आते हैं. लेकिन फ्लेमिंगो की दिलचस्प बात यह है कि वो कहीं पे भी कहीं से भी माइग्रेशन करेंगे, लेकिन गुजरात है वो हमारा उसका एक बिगेस्ट
और लास्ट ब्रीडिंग सेंटर है और नेस्टिंग सेंटर है, जो जिसको बोलते हैं LRK, जो सर बोल रहे हैं, लिटिल रन ऑफ कच्छ एंड ग्रेटर रन ऑफ कच्छ। और भी उसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब उसके अंडे में से बच्चे आ जाते हैं और खाना शुरू करते हैं, तो जब माइग्रेशन का टाइम शुरू हो जाता है, तो कभी कभी पेरेंट्स सारे ग्रुप के साथ चले जाते हैं अपने कंट्री में चिक को छोड़ के। तो अभी हमारे पास GPS तो कुछ 10-15 साल में आया, लेकिन एक इंस्टिंक्ट ये है उनमें कि वो चीक भी अगर फर्स्ट फ्लाइट करेंगे तो अपने पेरेंट्स जहाँ पे होंगे वहीं पे जाते हैं। तो बहुत बड़ी बात है कि नेचर को जानना है हमको, कि नेचर को हम लोग जितना जानेंगे उतना कम है। जैसे सर ने अभी बताया कि जो वाइल्ड डेस है पूरा यूनिक है। हम गुजरात में 2 ऐसे एनिमल्स हैं, इतने हेरिटेज है वो और यूनिक है। एक तो एशियाटिक लायन है और दूसरा वाइल्ड डेस है। लेकिन हमारी धरोहर को हमको पहचानना चाहिए, उसको कंजर्व करना चाहिए। फर्स्ट बात मैं ये कहूँगा कि उसको पहले देखना चाहिए। अगर मैं गिर में जाऊँगा तो मेरी क्यूरियोसिटी गिर में लायन को देखने की होगी। मैं जितनी बार देखूँगा तो एक समय तो ऐसा आएगा कि नहीं यार, गिर के हैबिटाट को बचाना चाहिए, तो मैं इसके लिए एफर्ट शुरू करूँगा, उसके लिए अवेयरनेस शुरू करूँगा। ये बात। थैंक यू सर। मेरा ऐसा मानना है कि भगवान ने गुजरात पे इतनी अच्छी कृपा की है कि हमें सब कुछ दिया है, सिर्फ बर्फ़ को छोड़ के। जैसे हम देखेंगे तो हमारे पास माउंटेन्स है, 1600 किलोमीटर लंबा कोस्टल रीफ है, हमारे पास बीचेस है, हमारे पास हेरिटेज है। हम देखेंगे कि ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होगा कि डायनासोर्स भी गुजरात में रहते थे। हमारे पास एशिया की सबसे बड़ी साइट है जो कि बालासिनोर के रैयोली गांव में है, जहां से 10,000 से ज़्यादा डायनासोर्स के एग्स मिले हैं। और आज भी बहुत सारे एग्स, उनके फॉसिल्स, उनके बोन्स हमें लाइव देखने को मिलते हैं, जो कि इंटरनेशनली हम देखेंगे तो हम जैसे हॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं, जुरासिक पार्क वगैरह, तो जुरासिक एक एरा है, वहाँ से वो एरा में डायनासोर्स का ज़्यादा वो लोग ब्रीड हुए थे। बट उससे पहले भी डायनासोर थे, उसके बाद में भी डायनासोर थे। तो गुजरात ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे लोगों को नेचुरल एम्बियंट मिलता है। जैसे हम इंडिया का मैप देखेंगे तो देखेंगे कि कर्कवृत हमारे जो गुजरात के सेंटर में से पसा निकलता है। तो ऐसा क्या है गुजरात में? तो ये गुजरात की खासियत है कि इसका जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही नेचुरल एम्बियंट है कि हर एक किस्म के लोगों को, पक्षियों को, जानवरों को वो बहुत ही भा जाता है। तो अभी थोड़ा हेरिटेज के बारे में हम जानेंगे। तो सर ने सुरेंद्र नगर के बारे में बताया था। सुरेंद्र नगर में बहुत सारे हेरिटेज टाउन्स हैं, जैसे कि वढवान में हम हेरिटेज की बात करते हैं तो हेरिटेज में ना सिर्फ हमारे लोकेशंस आते हैं, बीचेस आते हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स आते हैं, बट फूड भी एक हेरिटेज है, हमारा कल्चर भी एक हेरिटेज है। तो सुरेंद्र नगर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे बहुत सारा हेरिटेज हमें देखने को मिलता है इन टर्म्स ऑफ कल्चर, हेरिटेज, ट्रेडिशंस। तो सर से जानेंगे कि वढवान में सर वढवाणी मरचा बहुत फेमस है। वढवाणी मरचा फेमस है। तो પછી टांगलिया आर्ट है कि टांगलिया भी है आर्ट सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट का। जो शेपर्ड्स, जो मालधारी लोग हैं, ये लोग पहनते थे पहले ऊन का। आजकल थोड़ा सा मॉडिफाई करके विद द हेल्प ऑफ द NID एंड द अदर NIFT एंड दिस काइंड ऑफ फैशन इंस्टीट्यूट, तो उनको मॉडर्नाइज करके कैसे उसको मार्केट में फिर से लाया जाए। तो ये आर्ट जो है वी हैव गॉट रेडीली अवेलेबल एंड पीपल आर मेकिंग दैट टांगलिया फैब्रिक्स एंड दे आर बीइंग वॉर्न बाय लोकल्स। तो है ही है, बाकी भी मार्केट में भी वो आया हुआ है। गांधी जी के टाइम में जब ये इक्कत और पटोला की जो वीविंग है वो एक टाइम में बहुत ही डाउन लेवल में पहुंच गई थी और लुप्त हो रही थी। तो गांधी जी ने उसको रिवाइव करने के लिए एक राष्ट्रीय शाला करके एक जगह है,
इन राजकोट, तो वहाँ पे उन्होंने सारे जो उस एरिया के थे वीवर्स उनको बुला के उसकी तालीम दी गई। और हमारे यहाँ साइला में देयर आर 2 नेशनल अवार्ड विनर्स हु आर मेकिंग पटोला साड़ीज़। एंड दूसरी भी जगह हैं इन सुरेंद्रनगर वेयर पटोला साड़ीज़ आर मेड एंड सम रिसाइकल्ड रग्स आर ऑल्सो बीइंग मेड। और खादी का काम तो होता ही है थोड़ा बहुत, ये सब चीज़ है जी। થેન્ક યુ સર. મનીષ સર, આપને પ્રશ્ન પૂછવા માંગીશ કે હમણાં ગુજરાતી ભાષાનો એક સેશન ચાલતો હતો ત્યારે સોશિયલ મીડિયાની વાત ચાલતી હતી કે રીલ્સ, કે જામનગરના એક નાનકડા ગામમાં બેઠો એક યુવાન ગુજરાતી ભાષામાં રીલ બનાવે છે, એના લોકલ ટ્રેડિશન, એનું કલ્ચર બતાવે છે. તો સર, આપણે જ્યારે રીલ્સના જમાનામાં આપણે જોઈએ તો દરેક જગ્યાએ આપણે કોઈને કોઈ ક્રિએટર હોય એ રીલ્સ બનાવતું હોય, એના લોકલ જે એન્વાયરમેન્ટ હોય એને પ્રમોટ કરતું હોય. પણ એવી કેટલીક જગ્યાઓ છે કે જે આ લોકોથી અલિપ્ત છે, કે જે આજે હજી સુધી એક્સપ્લોર થઈ નથી, બટ જોવાલાયક છે અને બહુ જ ઓછા લોકો જાણે છે કે આ જગ્યાએ બહુ જ આહલાદક અનુભવ થતો હોય. તો એવી કેટલીક જગ્યાઓ વિશે આપ જણાવશો? અમદાવાદની આજુબાજુ જો કદાચ તમે ટ્રાય કરો 150 કિલોમીટરના રેડિયસની અંદર, તો ઘણી બધી એવી સરસ જગ્યાઓ છે કે જ્યાં આગળ તમે એ જગ્યાને નેચરલી માણી શકો, જ્યાં ભીડભાડ ના હોય. અત્યારે પોળોની હાલત શું થઈ ગઈ છે આપણને બધાને ખબર છે, પણ અમે ઘણા વર્ષો પહેલાં જ્યારે પોળો જતા હતા ત્યારે ત્યાં કોઈ હતું નહીં. અમે લોકો બર્ડ વોચિંગ કરવા જતા હતા, ત્યાં આગળ વાઇલ્ડલાઈફને ફોટોગ્રાફી કરવા જતા હતા. પણ જે રોનકભાઈ કહે છે એમાં હવે બહુ ઓછી જગ્યાઓ એવી રહી છે કે જ્યાં ભીડભાડ ના હોય. કારણ કે ભીડભાડ રહેવાની જ, કારણ કે આ જે ઇકો ટુરિઝમ છે એનો ગ્રોથ તમે જોવા જાઓ તો એટલો બધો ફાસ્ટ વધી રહ્યો છે. હું બપોરે જ વાંચતો હતો કે એશિયન કન્ટ્રીઝની અંદર એનો ગ્રોથ 10 to 25% ફાસ્ટ ગ્રોથ થઈ રહ્યો છે. આ એક બહુ મોટી ચિંતાનો વિષય છે. એટલે ઇકો ટુરિઝમ કરતી વખતે પણ તમારે બહુ ધ્યાન રાખવું પડશે. બહુ સંવેદનશીલ વસ્તુ છે કે એ એરિયાનો બગાડ ના થઈ જાય. મેં એટલા માટે જ પહેલાં જ કીધું કે તમે લોકલ કમ્યુનિટીને જો તમે ત્યાં ઇન્વોલ્વ કરશો તો જ ઇકો ટુરિઝમ બચી શકશે. આજે ગીરની અંદર હું ક્રિટિસાઇઝ નથી કરતો, પણ ગીરની અંદર ઘણા બધા મોટા મોટા રિસોર્ટ આવી ગયા છે જેનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બહારથી હોય, દિલ્હીથી હોય, ફોરેનથી હોય. લોકો જાય છે કારણ કે એ લોકોની પણ પોતાની નીડ્સ અને પોતાના નિર્ણય હોય છે. પણ જ્યાં સુધી તમે ઇકો ટુરિઝમ કાં તો લોકલ લોકોની સાથે કરશો તો તમને બહુ જ ઇન્ફોર્મેશન મળશે, તમારી સેફટી વધશે, તમે ત્યાં કંઈક નવી વાત જાણીને આવશો. ઇનફેક્ટ મને અત્યારે યાદ આવે છે કે હું ઘણા વખતથી ગીરમાં જાઉં છું અને આપણે જ્યારે ક્યાંય પણ કોઈ સારા પ્રસંગે બહાર જતા હોઈએ તો આપણે ગાયના સુકન લઈએ છીએ. બધાને આપણને ખબર હશે જે ગુજરાતી લોકો છે એમને. તો ગાય સામેથી આવતી હોય તો આપણને એમ થાય ખાસ મારું કામ થઈ જશે, કાં તો એક સારું હું કામ કરી રહ્યો છું એમાં મને બ્લેસિંગ્સ મળશે. મેં પોતે અનુભવ્યું છે કે ગીરના માલધારી જો કંઈ સારા કામ માટે જતા હોય, કોઈ નિર્ણય માટે જતા હોય, કાં તો ડિસ્ટ્રિક્ટ લેવલના કંઈ કામ માટે જતા હોય, જો સિંહ આવતો હોય તો એને સારા સુકન માને છે. તો લોકલ લોકોની જે ફિલિંગ્સ છે એ પૂરેપૂરી નેચરની જોડે એટલી બધી સંલગ્ન છે. અને આપણે આ બધી વાત અને આપણે આ જ હેરિટેજ આપણે શીખવાનું છે. કારણ કે ઘણી બધા ઇકો ટુરિઝમના બેનિફિટ છે પણ ખરા, પણ એના બીજા નેગેટિવ પણ ઇમ્પેક્ટ આવી ગઈ છે. ઘણી વાર આખા ગામનો કચરો ત્યાં આગળ ઠલવાતો હોય. અમે લોકોએ એક ઘણું બધું કેમ્પેન કરેલું એક ટુરિઝમ ઉપર કે જે ટુરિઝમ ડેસ્ટિનેશન ડેવલપ ના થાય. પણ એનું કારણ એ જ હતું કે લોકો ટુરિસ્ટો ત્યાં આગળ આવતા હતા, પ્લાસ્ટિકની બોટલો, રેપર્સ બધું આવીને ત્યાં આગળ ડમ્પ કરીને જતા હતા. ભલે બગાડ નહોતા કરતા, પણ ત્યાં લોકલ લોકોને તો એ ઉચકવું પડતું હતું ને. અને એની સામે કોઈ બેનિફિટ લોકલ લોકોને નહોતા. જ્યારે આ વસ્તુ થાય છે ત્યારે લોકલ લોકોનો આક્રોશ વધી જાય છે કે શા માટે ટુરિસ્ટો અહીંયા આવતા હોય. હા, તો જે ટુરિઝમ પોલિસી છે
જે ઇકો ટુરિઝમની એ પણ આની અંદર સાથે ઇન્વોલ્વ કરીને જો કરવામાં આવે તો મને લાગે છે સારામાં સારું ટુરિઝમ થતું હોય. સરે બહુ સરસ વાત કરી કે આપણે જ્યારે કોઈ જગ્યાએ જતા હોઈએ ત્યારે લોકલ જે વ્યક્તિ હોય એને જો સાથે રાખીએ ને તો આપણને બહુ જ વધારે સારા અનુભવ મળતા હોય છે. સર એક એક્ઝામ્પલ શેર કરવા માગીશ. અમે રતનમહાલ સ્લોથબેર સેન્ચુરી છે ત્યાં અમે એક્સપ્લોર કરતા હતા, તો ત્યાં બીજી એક સરસ સ્પીસી છે ફ્લાઇંગ સ્ક્વેરલ. તો આપણે ખિસકોલી જોઈ હોય પણ ઉડતી ખિસકોલી આપણે નવાઈ પામે કે આ ઉડતી ખિસકોલી શું હોય. તો એટલે અમને પણ આશ્ચર્ય થયું, એટલે અમે લોકલને પૂછ્યું. લગભગ 7-8 વાગી ગયા હતા, એટલે અંધારું થઈ જાય એટલે સાઇટ બંધ થઈ જાય, પણ લોકલને પૂછ્યું એટલે કીધું ચાલો બતાવો. એટલે અમને એક સાઇટ ઉપર લઈ ગયો અને એણે કીધું કે દૂર ઊભા રહીને તમે જોજો, અહીંથી જમ્પ કરશે હવે થોડાક ટાઈમમાં. કારણ કે એ લોકો છે ને અંધારું થાય પછી ખૂબ એક્ટિવ થતા હોય છે. કેટલાક પ્રાણીઓ નોક્ટર્નલ્સ એનિમલ્સ નિશાચર, તો એ વધારે આપણને રાત્રે અંધારા થયા પછી જોવા મળતા હોય. તો આ ખિસકોલી અમે જ્યારે અંધારું થયું ત્યારે એમણે બતાવ્યું કે જો તમે એક ખિસકોલી સાઇઝ આઈ થિંક બિલાડી જેટલી હોય છે, આપણે નાની નથી હોતી પણ ખૂબ મોટી સાઇઝ હોય. અને એ જ્યારે જમ્પ કરે ત્યારે એના જે બોડીમાં એક સ્કિન હોય કે જે ઓપન થતી હોય અને એના થ્રુ એ ગ્લાઇડ કરતી હોય છે, એટલે આપણે એને ઉડતી ખિસકોલી કહીએ. પણ જ્યારે આપણે જોઈએ ત્યારે આપણને ખૂબ નવાઈ લાગે કે આવું પણ ગુજરાતમાં છે. એ આવી આટલી કેટલી બધી સાઇટ્સ છે કે જેની ઘણી બધી ઇન્ફોર્મેશન તમે ગુજરાત ટુરિઝમની વેબસાઇટ પર જોઈ શકશો. અમારી સાથે તમે જોડાઓ તો અમને પૂછો તો અમને પણ ઘણી બધી સાઇટ્સ એવી ખબર હોય કે જે એક્સપ્લોર ના થઈ હોય. ઘણા બધા મોન્યુમેન્ટ્સ છે કે જે લોકોને ખબર જ નથી. તમને નવાઈ લાગશે કે ગુજરાતમાં જે સ્ટેપવેલની વાત કરી હતી મેં, તો ગુજરાતમાં મોર દેન 3500 સ્ટેપવેલ્સ છે. આપણે રાણીની વાવની વાત કરીએ, અડાલજની વાત કરીએ, અલગ અલગ ટાઉનની વાત કરીએ, પણ ગુજરાતમાં 3500થી વધારે સ્ટેપવેલ્સ આજે પણ હયાત છે. અને આજથી 40 વર્ષ પહેલાં એનો આંકડો 5000 હતો. એનું રીઝન શું છે કે આપણે સિટી તરફ વળ્યા છે, ગામડાઓ તૂટી રહ્યા છે, જે વિલેજ કલ્ચર છે આપણે ભૂલી રહ્યા છે. પણ ઇન ફ્યુચર આપણે એટલા માટે સરે કીધું ને કે ઇકો ટુરિઝમ કેમ વધી રહ્યું છે, એનું રીઝન જ આ છે. તો આપણે સેશનના એન્ડ તરફ જઈ રહ્યા છે, તો કોઈને પણ પ્રશ્ન હોય તો પ્લીઝ. એની ક્વેશ્ચન? યસ પ્લીઝ, સમ ક્વેશ્ચન્સ અબાઉટ ગુજરાત. કहाँ घूमना है, क्या देखना है? यस, माइक प्लीज. यस, आप क्वेश्चन पूछिए. मैं हाँ, राइट. कि बर्ड्स हमारे नज़र में आए तो हम लोग को भी कुछ करना चाहिए. आवाज़ें नहीं करनी चाहिए. वी शुड नॉट फ्लैश लाइट्स ऑन देम. ठीक है, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए. या तो फिर वहाँ पे गंदगी नहीं करनी चाहिए. ये बहुत सारा कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो हम लोग नहीं फॉलो करते, और हम लोगों ने किया तो फिर बाकी लोग नहीं करते. और इसी वजह से काफ़ी सारे बर्ड्स जो पहले आते थे नल सरोवर में, या तो थोल में आते थे या तो पोलो में आते थे, अभी वो लोग आना बंद कर दिया है उन लोगों ने. तो फिर हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं ताकि ये बिहेवियर बदले? मनीष भाई प्लीज़. बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैम, कि ये एक सेल्फ डिसिप्लिन का मामला है. इसमें कभी पब्लिक को एजुकेट करने के लिए जाएंगे तो कि वो इनको ऐसी क्यूरियोसिटी होती है कि वो अपना जो उसका एरिया है उसके पास वो तोड़ के चला जाएगा. मुझे मालूम है कि ये सारी बातें तो लोगों को एजुकेट करनी चाहिए, लेकिन इसीलिए हम लोग एक प्रोग्राम चलाते हैं. हम लोग एक कोर्स चलाते हैं हाउ टू लर्न बर्ड वॉचिंग, जो छोटे बच्चे को सिखाते हैं. और उसका टाइमिंग होता है एवरी सैटरडे संडे. 2 मंथ्स का वो प्रोग्राम्स होता है. और सैटरडे को दोपहर के बाद उनको रिपोर्टिंग करना है, क्योंकि उसकी स्कूल चालू होती है. सैटरडे नाइट वहाँ पे कैंप में रहते हैं, और संडे के दिन हम लोग उसको पूरा फील्ड में ले जाएंगे. तो
जब भी हम लोग बर्ड्स वॉचिंग या कुछ ऐसे एक अवेयरनेस प्रोग्राम्स करेंगे तो उससे ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे, इसी तरह से अवेयरनेस क्रिएट होगी। लेकिन बर्ड वॉचिंग बहुत एक अच्छा एक प्रैक्टिस है कि आप में वो स्किल डेवलप होगी कि आपको पैशन रखना पड़ेगा, आपके ड्रेस कैसे होंगे, एक ड्रेस होना चाहिए, आपके पास एक नॉट पेन होनी चाहिए, बाइनोक्लियर होना चाहिए, शूज़ होना चाहिए। और 2 इज़ ए ग्रुप। अगर आप बर्ड वॉचिंग के लिए जाते हैं तो आप 3 जाएंगे तो कभी बर्ड वॉचिंग नहीं होगा। तो ये सारी स्किल्स बच्चों में डेवलप अपने आप होती हैं। और जो आप बोलते हैं वो तो बहुत ही, अभी मैं हम लोग कहीं कहीं बार देखते हैं कि कोई लायन के पास भी चला जाता है तो बहुत बड़ा खतरा होता है। या तो फिर मैंने कई साल पहले देखा था कि एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं, वो पेलिकन का झूठ बैठा है तो दूसरा उसका जो फ्रेंड है उसको पत्थर मार के उड़ाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसको फ्लाइट के वो फोटोग्राफी चाहिए। तो ये सारी सेल्फ डिसिप्लिन की बात है कि हमारा बिहेवियर हमको पहचानना है कि हमको बर्ड को कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, उसके हैबिटेट को डिस्ट्रॉय नहीं करना है। थैंक यू। आई हैव वन थिंग टू ऐड। आपका बड़ा अच्छा प्रश्न था, वेरी गुड क्वेश्चन। इन रिसेंटली इन समर्स वी हैड गॉन टू उत्तराखंड and there I got to know that recently they've started about this management of ecology. They have made it compulsory that every car, every vehicle that goes inside has to carry a dustbin and bring it back. So I don't know how far it will be successful, but that is a good move and we should think about it over here also. सर ने एक बात अच्छी बताई कि वो कोर्स सिखाते हैं कि हमें कैसे बर्ड वॉचिंग करना चाहिए। तो आप सभी को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यूरोप ऐसा है कि वो ज़्यादातर टूरिस्ट पे चलता है। तो वहाँ पे एज प्रोफेशनल कोर्सेज होता है कि टूरिस्ट साइट कैसे देखें, म्यूज़ियम कैसे देखें। अहमदाबाद में 37 जितने म्यूज़ियम्स हैं और हमें पता नहीं कि हमारे आसपास कितने म्यूज़ियम्स हैं। ये भी एक बहुत अच्छा म्यूज़ियम है, सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन। तो ये भी देखना चाहिए कि हमें म्यूजियम्स कैसे देखते हैं, क्योंकि म्यूजियम में जाएंगे तो हमें पूरे सिटी की, पूरे प्रदेश की बहुत सारी हिस्ट्री, उसकी जियोग्राफी, उसका कल्चर जानने को मिलेगा। सो थैंक यू सो मच मनीष सर, थैंक यू सो मच सोमराज सर फॉर द एक्सपर्ट नॉलेज एंड थैंक यू AIILF फॉर द प्रोवाइडिंग स्टेज। थैंक यू सो मच। मैंने आप लोगों को सुना और इतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से बातें हुई कि आई कांट बिलीव, मतलब इतनी अच्छी तरह से जानकारी, टेक्निकल जानकारी, और जिस तरह से पता चली कि गुजरात नहीं देखा तो सही में आप लोगों ने कुछ नहीं देखा। गुजरात देखिए और घूमिए। मैं सबके लिए बोल रहा हूँ जो ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, जहाँ भी हो, गुजरात नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा इस जीवन में। एक बार देखना ज़रूरी है। इंटीरियर में जाइए, अहमदाबाद में जाइए। आप जहाँ बैठे हो, रौनक भाई ने बिल्कुल सही बात बताई, हमारे अहमदाबाद में है, बहुत सारे लोगों को इसका नाम बताना पड़ता है। आप अंदर जाके देखिए इसमें क्या क्या है। सो थैंक यू सो मच। तो बहुत ही बढ़िया, सोमनाथ झाला साहब, मनीष वैद्य साहब, रौनक राणा जी। आई विल इन्वाइट रविंद्र मराडिया साहब फॉर द मेमेंटो। यस प्लीज़।